हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर का जियोग्राफी का पेपर जो कि 2020 में आया था। तो इस पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इस पेपर से रिलेटेड कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो पेपर है ये आपका जियोग्राफी का सेकेंड पेपर है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पेज है वो नहीं है, और ये जो पेपर है ये किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था, तो उन्होंने कहा था कि इसे डिस्कस किया जाए, इसी कारण इस पेपर को डिस्कस किया जा रहा है। मेनली वैसे आपका ये जो चैनल है वो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अगर आप क्वेश्चन समझना चाहते हो तो उनकी वीडियोज़ भी डाल दी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पेज नहीं है। तो इसमें पूछा गया है काल बैसाखी। काल बैसाखी क्या होता है? तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये भारत की जलवायु में से आया हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होती है उसे काल बैसाखी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लेटराइट मृदा। तो जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका जो आंसर है वो 2 या 3 लाइन्स के बीच में होना चाहिए। तो आप इसके बारे में मेनली क्या बताओगे? अगर कोई भी मृदा का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले कि वो जो मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती है और उसका कोई एक गुण आपको बताना होता है। जैसे कि लेटराइट मृदा के बारे में आप क्या बताओगे कि जो लेटराइट मृदा, लेटराइट वर्ड है वो लैटिन भाषा के लेटर से बना है जिसका मीन्स होता है ईंट। लेटराइट जो मृदा है वो भारत में, दक्षिणी भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद आप लिख सकते हो कि ये जो मृदा है ये काजू, कॉफ़ी, ये वाली जो बागानी कृषि होती है इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था दामोदर घाटी निगम। ये जो दामोदर घाटी निगम है इसके बारे में आपको लिखना था कि इस निगम की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, आपको ये लिखना है, और इसकी जो स्थापना या इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। बस आपको ये 2 या 3 लाइन्स जो मेन होती हैं ये बतानी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत में तालाब सिंचित क्षेत्र। तो इसमें आपको क्या लिखना था कि भारत में कुल सिंचाई का क्षेत्र कितना है। आप ये लिख देना कि भारत है जो उसमें कुल सिंचाई का क्षेत्र इतना है, जिसमें से तालाब सिंचित क्षेत्र इतना है, इतने % है। उसके बाद तालाब से सिंचाई लगभग कहाँ, किन राज्यों में होती है उसके बारे में आपको बताना है। मीन्स कि आप 2 या 3 राज्यों के नाम लिख दोगे जहाँ पर तालाब से सिंचाई की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बैलाडीला। तो बैलाडीला क्या है? ये एक खान है जो कि छत्तीसगढ़ में है, और ये किसके लिए फेमस है? तो ये लोहा ऐसे के लिए फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गोंडवाना कोयला। तो भारत है जो वहाँ पर क्या है, 2 प्रकार का कोयला मिलता है, एक गोंडवाना कोयला और एक टर्शियरी कोयला। पहले आप ये लिख देना। उसके बाद जो गोंडवाना कोयला है ये कहाँ पर मिलता है, आप उन राज्यों के नाम लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हरित क्रांति। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि जो हरित क्रांति है वो कब हुई थी, 1966-67 में, और जो हरित क्रांति है वो भारत में किसके द्वारा करवाई गई थी, उसका नाम, एंड जो हरित क्रांति है वो यानी कि किस बात के लिए चलाई गई थी, तो ये फसलों के लिए, मेनली यहाँ पर गेहूं की फसल है जो उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ किन राज्यों को हुआ था, तो पंजाब, हरियाणा इन राज्यों को। तो इसी के बारे में आपको लिखना था 3 से 4 लाइन्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन था जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या होती है कि अचानक से तीव्र गति में क्या है, जनसंख्या में वृद्धि होना, जहाँ पर जो जन्म दर है वो तो बढ़ती जा रही है लेकिन जो मृत्यु दर है वो कम होती जा रही है, जिसके कारण क्या है कि जो जनसंख्या है उसमें तीव्र गति से वृद्धि होती है। इसे ही क्या है, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बस आपको यही लाइन्स यहाँ पर लिखनी थी। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये सभी आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर आपके 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो इस बार आपका जो पेपर है वो शॉर्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन की संख्या उतनी ही है लेकिन जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो शॉर्ट यानी कि कम है, जिसके कारण क्या है कि आपके पास ज़्यादा चॉइसेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो किससे रिलेट करती है, तो ये भारत के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड करती है। इसके साथ ही आपका एक टॉपिक आता है भारत की नदियाँ, और एक क्वेश्चन आता है भारत की भाषाई विविधता वाला, यानी कि भारत विविधता में एकता रखता है, इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो ये जो आपके 3 क्वेश्चन है ये बनते हैं। तो आपको इनमें कौन से क्वेश्चन कर लेने चाहिए, तो भारत है जो उसके भौतिक प्रदेश में आपके जो 3 भौतिक प्रदेश ज़्यादा मेन होते हैं, एक तो हिमालय, एक उत्तरी विशाल मैदान और एक प्रायद्वीपीय भारत। जो पिछले साल आ चुका है वो इस साल नहीं आएगा, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर पूछा गया था भारत की भाषाई विविधता पर प्रकाश डालें, यानी कि भारत है जो वहाँ पर क्या है बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं।
ये जो आपको अपना आंसर करना है ये आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनाना है कि सबसे पहले आप एक लाइन लिखोगे, यानी कि आप एक हेडिंग लिखोगे, देन उससे एरो का निशान और नीचे वाली लाइन से आपको अपना आंसर शुरू करना है। वो जो हेडिंग होगी उसको आपको अंडरलाइन भी करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऑप्शन में आया था, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में समानताएं व अंतर का विवेचन करें। अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप भारत के बारे में बता दोगे कि जो भारत है वो कहाँ पर है, ठीक है, उसका जो विस्तार है वो लिख दोगे। उसके बाद आप ये बताओगे कि दक्षिण पूर्वी जो एशिया है ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन कौन से देश हैं। देन क्या है कि आपको उसकी समानताएं और अंतर लिख देना है। उसके बाद क्या है कि आप एक पेज लोगे जिसको क्या है कि आप हाफ डिवाइड कर दोगे, जहाँ पर क्या है कि आप अंतर में एक तरफ लिख दोगे भारत, दूसरी तरफ लिख दोगे दक्षिण पूर्वी एशिया। इसमें आपको क्या करना है, दो या यानी कि अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको कम पॉइंट्स आते हैं तो आप क्या करोगे, 4 या 5 पॉइंट्स समानता के लिख दोगे। उसके बाद 4-5 पॉइंट्स है जो वो अंतर के लिख दोगे। मीन्स कि आपको एक सारणी बना देनी है, जिससे क्या है कि आपका जो इतना डिटेल में पूरा पेज भरा हुआ होता है एग्जामिनर उसे नहीं पढ़ेगा, बस आपने वो जो सारणी कंपैरिजन वाली बनाई होगी एग्जामिनर उसे ही देख लेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत, यानी कि इसमें भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए अगर आप भौतिक प्रदेश है जो वो तीनों ही क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स में भी आ जाएंगे और यही जो 3 क्वेश्चन है इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के वर्षाकारी तंत्रों का वर्णन करें, और यहाँ पर वर्षाकारी तंत्र का मीन्स है कि जो भारत है उसमें वर्षा किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो भारत है उसमें क्या है कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसके द्वारा वर्षा होती है। उसके बाद आपको क्या है कि इसमें डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आप लिख दोगे कि भारत में वर्षा 2 तरीक़ों से होती है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून। फिर क्या करोगे, आप दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसके नीचे 2 बार एरो का निशान लगा दोगे, जिसमें आप लिखोगे अरब सागर और एक तरफ लिखोगे बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इतना अगर आपने लिख दिया, यानी कि छोटा सा जो डायग्राम आप बना दोगे तो इससे क्या है कि आपका आंसर इफेक्टिव होगा। उसके बाद आप बता देना कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, अरब सागर के थ्रू और जो बंगाल की खाड़ी के थ्रू कितनी वर्षा होती है, ये सब आप डिटेल में बता देना। अगर आप चाहते हो इसको एक्सप्लेन किया जाए, ये क्वेश्चन का आपको आंसर करवाया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद क्या है, इसके साथ ही आप इसका डायग्राम भी बनाओगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जिसमें आप भारत का मैप बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जलोढ़ मृदा की विशेषता व वितरण का वर्णन करें। अब आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप लिखोगे मृदा क्या होती है, तो पृथ्वी की जो परपट्टी होती है उसके ऊपर असंगठित जो कण होते हैं उसे ही मृदा कहते हैं। भारत है जो उसमें कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती है। और आप इसके बाद क्या लिखोगे कि ICAR के द्वारा भारत की जो मृदा है उसे 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से जो जलोढ़ मृदा है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। यह भारत के 43% क्षेत्र पर फैली हुई है। जलोढ़ मृदा है जो वो बहुत ज़्यादा क्या है, उपजाऊ होती है। इसके बाद आपको ये जो बात है, पहले आपको थोड़ी सी बातें नॉर्मल एक्सप्लेन करनी है, देन आप लिखोगे जलोढ़ मृदा की विशेषताएं, जिसमें आप जलोढ़ मृदा की विशेषताएं लिख दोगे कि इस मृदा है जो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, यह कृषि के लिए अच्छी होती है। ठीक है, ये सारी बातें। उसके बाद वितरण, तो आप लिख दोगे कि यह उत्तरी जो विशाल मैदान गंगा का मैदान है वहाँ पर मिलती है, और वहाँ पर जो राज्य हैं आप उनके नाम लिख दोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो आप इसमें भी भारत का मैप बना सकते हो, और जो बीच के राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये वाला जो क्षेत्र है इसे आपको क्या है कि हल्का हल्का डार्क कर देना है, जिससे कि आप ये शो कर सकते हो कि ये जो एरिया है यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर आपने इतना सब भी बना दिया तो आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहवा कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों की उदाहरण सहित चर्चा करें। तो ये आपका कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कृषि से रिलेटेड क्या है कि मेनली 3 या 4 ही फसलें हैं, एक तो गेहूं, एक चावल, एक आपकी ये कहवा जिसको कॉफ़ी भी कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि कहवा कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मेन जो कारक होते हैं वो वर्षा और तापमान, इसके अलावा ऊंचाई, ये सब बातें इसमें लिख सकते हो। अपना जो आंसर है वो आपको पॉइंट्स बनाकर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नहर सिंचाई के विशिष्ट लक्षण व वितरण का बताएं। तो भारत है जो वहाँ पर किन किन क्षेत्र में नहरें हैं आपको बता देना है, जिसमें आप इंदिरा गांधी नहर के बारे में बता सकते हो। इसके अलावा जो भी नहरें हैं जिनके थ्रू सिंचाई होती है उनके बारे में आप बता सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत में पेट्रोलियम का वितरण बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या है कि पेट्रोलियम के लिए एक प्रस्तावना बनानी होगी कि जो पेट्रोलियम है वो क्या है, एक खनिज संसाधन है, एक ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। इसके बाद ये जो पेट्रोलियम है वो कहाँ कहाँ पर मिलता है, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके साथ ही आप बता सकते हो कि जो पेट्रोलियम है वो कैसा, वो अनवीकरणीय है, यानी कि अगर आपने इसका एक बार यूज़ कर लिया है तो आप इसका बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके ऑप्शन में आया था कि भारत में वायु परिवहन का विकास बताएं। तो वायु परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत में नगरीकरण के स्थानिक वितरण के चर्चा करें। तो नगरीकरण क्या होता है, सबसे पहले आप लिखोगे नगरीकरण, उस यानी कि ये वर्ड लिखने के बाद आप उसको एरो का निशान अंडरलाइन करोगे, नीचे आप नगरीकरण की परिभाषा लिखोगे, उसके बाद आप क्या है कि अपना जो आंसर है वो मेन आंसर शुरू करोगे कि जो नगरीकरण है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, ज़्यादा जहाँ पर जनसंख्या है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, इसके कारण भी आप लिख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि कृषि प्रदेश को परिभाषित करें और भारत में कृषि प्रदेश वर्गीकरण की एक योजना बनाएं। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि कृषि प्रदेश क्या होते हैं, उसके बाद भारत में कृषि प्रदेशों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसके ऊपर क्या है आप एक लाइन लिखोगे और उस लाइन को आप अंडरलाइन करोगे, देन उसे एक्सप्लेन करोगे। और अगर आपको भारत का मैप अच्छे से आता है तब आप इसे मैप में भी शो कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आया हुआ है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की स्थलाकृति तत्वों का वर्णन करें। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आया हुआ है। तो आपके लिए क्या है कि हर एक यानी कि छोटी छोटी वीडियोस बनाई जाएंगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि हर एक जो क्वेश्चन है उसमें आप मैप किस तरीके से बनाएं या फिर डायग्राम किस तरीके से बनाएं, जिससे कि आपके जो पेज है वो भी ज़्यादा भर जाएंगे और आपका जो आंसर है वो भी इफेक्टिव होगा। तो प्रायद्वीपीय पठार का क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए जो मेन क्वेश्चन है वो आपके दो ही बनते हैं। एक आपका आ सकता है हिमालय पर्वत और आ सकता है उत्तरी विशाल मैदान। ये जो दो क्वेश्चन है इनमें से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है कि भारत के वनों को वर्गीकृत करके उनका स्थानिक वितरण बताएं। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि वन होते क्या हैं। ऐसे वन जो अपने आप बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के उग जाते हैं उन्हें वन कहते हैं। देन आप वन का वर्गीकरण करोगे और वो जो वर्गीकरण है उसे आपको पॉइंट्स में समझाना है। सबसे पहले आप लिखोगे सदाबहार वन। हर एक वन में आपको क्या लिखना है कि जो भी वन है वहाँ पर जलवायु के बारे में, यानी कि यहाँ पर वर्षा कितनी चाहिए, यहाँ पर तापमान कितना चाहिए। जैसे सदाबहार वन है तो उनके एग्जाम्पल्स आप लिखोगे और ये किन किन राज्यों में मिलते हैं। हर एक वनस्पति के ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर वनस्पति का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आ चुका है, इसलिए ये शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आएगा। तो लॉन्ग में क्या है कि या तो सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका, या फिर मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कपास कृषि की दशाओं के बारे में बताएं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी फसल आती है, चाहे वो कपास है, गन्ना है, गेहूं है, चावल है, कोई भी फसल आती है, बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि कौन सी फसल रबी की फसल है और कौन सी खरीफ की। सबसे पहले आप लिख दोगे कि जो कपास है वो क्या है, एक खरीफ की फसल है। खरीफ की जो फसल होती है उसे क्या कहते हैं, जो खरीफ यानी कि जो भी जैसे फसल है, जैसे ये गर्मियों में उगती है तो सर्दियों में इसे काटा जाता है, इसलिए इसको सियालू कहते हैं। ये जो फसल है वो क्या है कि खरीफ की फसल है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसे कौन से महीने में बोया जाता है और कौन से महीने में काटा जाता है, आप पहले ये लिखोगे। इसके बाद क्या है कि आप लिखोगे वर्षा का पॉइंट बनाकर आपको उसमें लिखना है कि जो कपास की फसल होती है उसके लिए कितनी वर्षा चाहिए। देन आप लिखोगे वहाँ पर तापमान, किसके लिए तापमान कितना चाहिए, इसके लिए फिर आप लिखोगे मृदा, किसके लिए कौन सी मृदा चाहिए। कपास के लिए मेनली काली मृदा होती है, काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें लिखने के बाद यानी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बाद जो कपास की किस्में हैं आप वो लिख सकते हो कि जो कपास है उसमें अमेरिकन कपास आती है, कपास है जो उसमें लंबे रेशे वाली भी आती है, मध्यम रेशे वाली भी आती है, छोटे रेशे वाली भी आती है। ये बातें लिखने के बाद आप उसका लिखोगे वितरण। वितरण में क्या है कि आपको राज्यों के नाम लिखने हैं, जैसे कि आपने जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास होती है उस राज्य का नाम आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद उस राज्य में कौन कौन से क्षेत्र में कपास की फसल होती है आप उसके बारे में लिख देना। 2 राज्य तो आपको यानी कि प्रॉपर तरीके से बताने हैं। देन आप कुछ राज्यों के नाम लिखकर बता सकते हो कि यहाँ पर भी कपास का उत्पादन किया जाता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पादन। उत्पादन में आपको 4 या 5 लाइन्स लिखनी है, जिसमें आप ये बताओगे कि पहले कितनी कपास का उत्पादन होता था और बाद में कितनी। मीन्स कि पहले कपास का उत्पादन है जो वो कम होता था, बाद में ज़्यादा होता था, आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। तो ये चीज़ है।
अगर कोई भी क्वेश्चन आता है फसल से रिलेटेड तो आपको यही पॉइंट्स बनाने हैं कि सबसे पहले आप बताओगे कि ये किस टाइप का पौधा है, खरीफ का है या फिर रबी का है। उसके बाद ये कौन सी यानी कि महीने में बोया जाता है, कौन से महीने में काटा जाता है। उसके बाद वर्षा के बारे में, वहाँ का जो तापमान है उसके बारे में, मृदा के बारे में, उसके बाद उसकी जो किस्में होती है उसके बारे में। ये सारी जो बातें हैं ये दशाओं में आता है। उसके बाद वितरण, जिसमें आप 2 या 3 राज्यों के बारे में बताओगे। उसके बाद उत्पादन, उत्पादन में आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि कितने कितने % बोया जाता है, इतना कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप ये भी बता सकते हो कि कपास का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। जैसे कि कपास का जो यूज़ है वो कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सीमेंट उद्योग है जो उसके वितरण को बताते हुए उसके कारकों का बताइए। तो जो सीमेंट उद्योग है, सबसे पहले आप ये बताओगे कि जो सीमेंट है वो किन खनिज संसाधन से बनता है। जैसे कि चूना, पत्थर वगैरह से खनिज ये सीमेंट है जो वो बनता है। इसके बाद आप बताओगे कि जो यहाँ कौन कौन से क्षेत्र में उद्योग हैं और जो उद्योग इन क्षेत्रों में क्यों है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। मीन्स कि वहाँ पर बाजार है, ठीक है, परिवहन की सुविधाएं अच्छी हैं। इस तरीके के जो भी पॉइंट्स होते हैं 8 या 9 आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर आपका सीमेंट उद्योग आ चुका है। तो मेनली आपका जो लोहा इस्पात उद्योग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रारूप का वर्णन करते हुए उसके कारकों की चर्चा करें। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्षेत्रीय प्रारूप का वर्णन करें, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर थी, यानी कि जनसंख्या कहाँ पर है, फिर उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, इसके बारे में आप बता सकते हो। तो इस बार आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो नगरीकरण से रिलेटेड आ सकता है, या फिर जो जनसंख्या में है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। सो होपफुली आपको जो जियोग्राफी का पेपर है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।